प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती उषा कुशवाहा आपको नागरिक शास्त्र के अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ के शेष भाग देशी रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ, इस विषय पर आपको जानकारी दूँगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हमारा भारत देश दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी राज्य। ब्रिटिश भारत का शासन तत्कालीन भारत सरकार के अधीन था, जबकि देशी राज्यों का शासन देशी राजाओं के हाथ में था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में देशी रियासतों की संख्या लगभग 565 थी। इसमें भारत की जनसंख्या का 20% भाग तथा भारत के क्षेत्रफल का 45% भाग आता था। इतनी बड़ी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को भारत से अलग नहीं किया जा सकता था। जहां एक ओर कश्मीर, हैदराबाद तथा मैसूर जैसे देशी राज्य थे, जो कई यूरोपीय राज्यों से भी बड़े थे, तो वहीं दूसरी ओर काठियावाड़ तथा पश्चिमी भारत जैसे देशी राज्य भारत के नक्शे में सुई की नोक से भी अधिक बड़े नहीं थे। ये देशी राज्य भारत में विलय को तो तैयार नहीं थे, जो कि भारत की कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी हानिकारक था। वीपी मेनन के शब्दों में, निराशावादी भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की थी कि भारतीय स्वतंत्रता की नौका देशी रियासतों की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी। बच्चों, अब मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1947 को एक विभाग की स्थापना की, जिसे राज्य विभाग कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को इस विभाग का मंत्री एवं वीपी मेनन को इसका सचिव नियुक्त किया। भारत में यह विलय 3 चरणों के अंतर्गत किया गया। प्रथम चरण को एकीकरण कहते हैं। एकीकरण में वे देशी रियासतें आती थीं जिन्होंने सरदार पटेल के परामर्श को स्वयं ही मान करके भारत में विलय होना स्वीकार किया। दूसरा चरण था अधिमिलन। अधिमिलन में मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसे रियासतों को शामिल किया गया, क्योंकि इन राज्यों ने स्वेच्छा से भारत में मिलना स्वीकार नहीं किया था। परंतु सरदार पटेल ने अपनी राजनीतिक कौशल एवं सूझबूझ से इन रियासतों को भारत में विलय करने के लिए मजबूर कर दिया था। तृतीय चरण जो है प्रजातंत्रीकरण। प्रजातंत्रीकरण का मतलब आपको बता चुकी हूँ मैं कि जनता का शासन, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मताधिकार का प्रयोग करते हुए करती है। तो देशी रियासतों में इस प्रकार के ढांचे को लागू करना कठिन समस्या थी। इन प्रांतों में भी बाद में संसदीय शासन प्रणाली लागू किया गया तथा निर्वाचित विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। अब भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों का भारत में विलय करना आसान काम नहीं था, परंतु सरदार पटेल ने असाधारण योग्यता का परिचय देते हुए इस कार्य को सफल बनाया। सरदार पटेल के नेतृत्व में ही राज्यों का दस्तावेज तैयार किया गया था। उन्होंने राजाओं और राजकुमारों को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए। जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर की रियासतों का भारत में विलय कराने के लिए सरदार पटेल जी को
सेना की सहायता भी लेनी पड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने रियासतों से अपील की कि वे भारत की अखंडता को बनाए रखने में उनकी सहायता करें। इस प्रकार सभी रियासतों का भारत में विलय कराने में सरदार पटेल सफल रहे। यह उनकी असाधारण उपलब्धि थी जिसने भारत की अखंडता और एकता की रक्षा की। वर्तमान मोदी सरकार ने उनकी स्मृति में गुजरात के साधु बेट द्वीप पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो लगभग 182 मीटर है स्थापित की। साथ ही साथ उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को सन 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। बच्चों धन्यवाद। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूँगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए लिखिए।